प्रिय विद्यार्थियों, पिछले शीर्षक में हमने यूनानी और रोमन इतिहास लेखन की प्राचीन परंपरा पर चर्चा की थी कि किस तरह यूनान के लोग इतिहास को देखते थे तथा किस प्रकार यूनानी विद्वानों ने इतिहास लेखन का कार्य किया। यद्यपि उनका इतिहास लेखन समग्र न होकर कुछ घटनाओं को लेकर ही या कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं व युद्धों को लेकर ही लिखा गया, परंतु फिर भी उनका जो इतिहास के प्रति दृष्टिकोण था कि घटनाओं की समीक्षा करना, घटनाओं का निष्पक्ष वर्णन करना, इस रूप में उन्होंने इतिहास को लिखने का प्रयास किया। इसी तरह प्राचीन काल में भारत में भी इतिहास लेखन की परंपरा रही है। यद्यपि भारतीयों की जो इतिहास लेखन की परंपरा थी वह पाश्चात्य परंपरा से एकदम भिन्न थी और इस कारण कई पाश्चात्य विद्वान यह कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास का कोई बोध ही नहीं था या उनमें इतिहास लेखन की परंपरा उस रूप में नहीं थी जिस रूप में यूरोप में यह परंपरा प्रचलित हुई। फिर भी हम प्राचीन भारतीय साहित्य में इतिहास का जो एक संदर्भ या इतिहास को जिस रूप में लेने की प्रवृत्ति देखते हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि प्राचीन काल में भारतीय इतिहास लेखन को किस रूप में देखते थे। सर्वप्रथम जो मैंने अभी कहा कि जो पाश्चात्य विद्वानों की भारतीयों की इतिहास के प्रति अवधारणा रही है, जो पाश्चात्य विद्वान ये कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास का कोई बोध नहीं था या इतिहास की संकल्पना उनकी उस रूप में नहीं थी जिस रूप में पाश्चात्य विद्वानों की रही है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो इतिहास शब्द भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त हुआ और जिसके लिए आज हम अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं, वास्तव में ये इतिहास शब्द का विशुद्ध अनुवाद हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जो शब्द है वह 19वीं सदी के आसपास, या हम ये कहें कि जो हेरोडोटस ने जो हिस्ट्री शब्द का उस समय प्रयोग किया, तो हिस्ट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई और वर्तमान इतिहास के संदर्भ में जिसे हम समझते हैं, तो उस रूप में हिस्ट्री की जो चर्चा होती है वर्तमान संदर्भ में या जिस रूप में हम इतिहास को वर्तमान में लेते हैं, तो उसकी चर्चा 19वीं शताब्दी ईस्वी के औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य यूरोपीय विद्वानों ने एक निश्चित रीति और पद्धतियों के आधार पर ग्रहण की। अर्थात हिस्ट्री का जो प्राचीन स्वरूप था या जो अवधारणा हिस्ट्री शब्द की थी वह प्राचीन में कुछ दूसरे अर्थों में थी और आधुनिक युग में जो यूरोपीय विद्वानों ने निश्चित एक रीति व पद्धति द्वारा उसको समझने का प्रयास किया, वह एक प्रकार से भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्द इतिहास से पूर्णतया और या हम कहें कि कुछ सीमा तक वह भिन्न रहा है। इस संदर्भ में रणवीर चक्रवर्ती लिखते हैं कि जिस इतिहास शब्द को भारतीय भाषाओं में अतीत के संबंध में विचार विमर्श के लिए प्रयोग किया जाता है उसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है, किंतु इतिहास शब्द के लिए अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द शुद्ध अनुवाद नहीं है। अर्थात
भारतीय भाषाओं में इतिहास शब्द को लेकर जो संकल्पना है वह अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द से मेल नहीं खाती है, या हम कह सकते हैं कि पूर्णतया हिस्ट्री शब्द को हम भारतीय भाषाओं में प्रचलित इतिहास शब्द के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो है इति धन ह धन आस। इस तरह इतिहास बनता है और जिसका अर्थ होता है अतीत में ऐसा हुआ था। इस तरह इतिहास शब्द का जो विशुद्ध अर्थ है वह अतीत में घटित घटनाओं के अध्ययन को लेकर स्पष्ट है। अभी जो मैं कहना चाह रहा था कि पाश्चात्य विद्वानों का ये मानना है कि भारतीयों की जो है इतिहास के प्रति अवधारणा नहीं रही या उनको इतिहास का बोध नहीं था, जबकि ऐसा नहीं है। महाभारत में इतिहास की जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है। महाभारत में कहा गया है कि ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि भारतीयों ने इतिहास को किस रूप में लिया। अर्थात भारतीयों ने प्राचीन काल में इतिहास को अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ, उनको प्राप्त करने में जो सहायता इतिहास से मिल सकती है, या जिन प्राचीन घटनाओं से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सकती है, उन्हीं को जो है भारतीयों ने इतिहास के अंतर्गत संरक्षित रखा और उन्हीं को उन्होंने इतिहास के अंतर्गत वर्णित किया है। यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही इतिहास की एक निश्चित अवधारणा रही है। प्राचीन काल में भारतीयों ने अतीत को एक युग चक्र सिद्धांत के आधार पर, जैसे मैंने हेसियड के बारे में कहा था कि किस तरह यूनान में भी युग चक्र सिद्धांत पूर्व में मान्यता प्राप्त रहा है या मान्य रहा है, उसी तरह प्राचीन काल में भारत में भी जो युग परिवर्तन की परंपरा थी, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में हमें यह परंपरा देखने को मिलती है। साथ ही साथ भारतीयों में काल गणना का भी जो अस्तित्व रहा है, जो प्रणाली प्रचलित रही है, जिसके अंतर्गत दिन, क्षण, मास, वर्ष आदि की गणना की जाती है। ये पद्धति निश्चित ही प्राचीन अभिलेखों में दिए गए समय को निर्दिष्ट करने में सहायता करती थी। अर्थात जो विद्वान ये मानते हैं कि भारतीयों में काल निर्धारण की या काल क्रम व्यवस्था की कोई सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, तो इस काल गणना से उन्हें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीयों में काल निर्धारण या काल गणना की परंपरा थी, और वह आज भी हमारे दैनिक संस्कारों में, दैनिक धार्मिक संस्कारों में स्पष्टतः देखने को मिलती है। इसलिए जो पाश्चात्य विद्वान ये मानते हैं कि भारतीयों में भारतीयों का इतिहास बोध नहीं था या उनमें काल गणना की परंपरा नहीं थी, यह एक प्रकार से पूर्णतया सत्य नहीं है। भारतीयों की इतिहास के प्रति जो अवधारणा रही है, उस संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार ओम प्रकाश लिखते हैं कि भारत में यूनान के हेरोडोटस या रोम के लिवी की तरह इतिहासकार नहीं हुए हैं। इसीलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा बन गई थी कि भारतीयों को इतिहास की ठीक संकल्पना नहीं थी, जबकि ऐसा समझना भारी भूल है, क्योंकि आज का इतिहासकार घटनाओं में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है, जबकि प्राचीन भारतीय इतिहासकार केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन करता था जिनसे जनसाधारण को कुछ शिक्षा मिल सके। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इतिहास के प्रति भारतीयों की अवधारणा पाश्चात्य विद्वानों की तुलना में पूर्णतया भिन्न थी। अब ये जो पाश्चात्य विद्वानों ने
भारतीय इतिहास पर भारतीय इतिहासकारों पर या प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति जो अपनी ये दृष्टिकोण अपनाया, तो उसके पीछे जो कारण रहा कि जैसे कि पाश्चात्य विद्वान ये कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज इतिहासकार ये कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास की कोई संकल्पना नहीं थी, भारतीय सभ्यता कोई प्राचीन सभ्यता नहीं थी, या भारतीयों को स्वशासन का ज्ञान नहीं था। इन सब के पीछे जो कारण है, उसके पीछे उसकी विवेचना रामशरण शर्मा इस प्रकार करते हैं। रामशरण शर्मा लिखते हैं कि यद्यपि शिक्षित भारतीयों में हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा। अर्थात प्राचीन काल से ही भारतीयों ने महाकाव्यों के रूप में, पुराणों के रूप में, जीवन चरित्रों के रूप में अपने इतिहास को संजोए रखा है। तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में जो आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ होता है, तो उस आधुनिक अनुसंधान के अंतर्गत, क्योंकि अंग्रेजों को भारत में शासन करना था और उन्हें अपने औपनिवेशिक प्रशासन के हित में यह आवश्यकता हुई कि वह भारतीय इतिहास, भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों की एक नए ढंग से व्याख्या करें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी थी। उन्हें यह महसूस हो गया था कि जिन लोगों पर उन्हें शासन करना है, उन्हें उन लोगों के रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि वे उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी रीति रिवाजों का अध्ययन कर उनमें कमियों का खंडन कर सकें और अपने को उनसे बेहतर सिद्ध कर सकें। क्योंकि जब वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराओं की कमियां ढूंढेंगे और तभी वो अपने को उनसे भारतीयों से बेहतर सिद्ध कर सकेंगे, और जिससे वे आसानी से भारतीयों पर शासन कर सकें, उन्हें अपने पक्ष में तैयार कर सकें। यह आवश्यकता इसलिए भी हुई कि ईसाई मिशनरियों के जो धर्म प्रचारक थे, वह भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना चाहते थे, जिससे वह आम जनमानस को हिंदू धर्म की दुर्बलताएं बताकर उन्हें ईसाई बना सकें और सरलता से उनका धर्म परिवर्तन कर सकें। जो रामशरण शर्मा लिखते हैं कि इस तरह जो अंग्रेजों या पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय इतिहास, समाज, परंपराओं पर जो कई पुस्तकों का संपादन किया, इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि वह भारत के इतिहास और समाज के अध्ययन कर सकें और उससे ऐसे निष्कर्ष निकालें जिनसे उन्हें भारत में शासन करने में आसानी हो। इसलिए उन्होंने अपने लेखन द्वारा, अपने अध्ययन द्वारा ऐसे सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए जिससे कि वे भारतीयों को हीन दिखा सकें और अपने को भारतीयों से श्रेष्ठ साबित कर सकें। इन पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का, विशेषतः काल और तिथिक्रम का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी अर्थात निरंकुश शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे हैं और अलौकिक समस्याओं की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। ये कहना रहा है पाश्चात्य विद्वानों का। दूसरा, उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को भी सामाजिक भेदभाव का कुचक्र मानकर उस पर आक्षेप किया और इस तरह इन पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो कोई राष्ट्रीय संकल्पना थी, न उनमें राष्ट्रीय भावना थी और न ही उनको राष्ट्रीयता का एहसास था। और यहाँ तक कि वे कहते हैं कि किसी भी प्रकार के स्वशासन का भारतीयों को अनुभव नहीं था। कई विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि भारत न तो कभी एक राष्ट्र था, न है और न रहेगा। इस तरह पाश्चात्य विद्वान, विशेषकर ब्रिटिश विद्वान, यह सिद्ध करना चाहते थे कि भारतीय
उनकी तुलना में हीन हैं, उन्हें स्वशासन का अनुभव नहीं है, उनमें अलौकिक समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं है, इसलिए अंग्रेजों का शासन करना उन पर न्यायोचित है। क्योंकि अंग्रेज उनकी अलौकिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उन्हें स्वशासन करने में सक्षम बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने तरह तरह के ऐसे निष्कर्ष स्थापित किए जिससे यह सिद्ध हो सके कि भारतीय अंग्रेजों की तुलना में हीन हैं और अंग्रेजों का भारत पर शासन करना न्यायोचित है। इस तरह ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की, उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इस संदर्भ में रामशरण शर्मा लिखते हैं कि इन पाश्चात्य विद्वानों के, पाश्चात्य इतिहासकारों के निष्कर्ष या तो भ्रांत हैं या अतियुक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष भारत में ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने में अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे, इसलिए ऐसे निष्कर्ष स्थापित किए गए। भारत में एक छत्र निरंकुश शासन की परंपरा थी, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया कि हम भी, क्योंकि भारतीयों को पहले से ही गुलामी का शासन की गुलाम रहने की एक प्रकार से आदत है, इसलिए अंग्रेज उन पे जो शासन कर रहे हैं उसके आदि वो प्राचीन काल से हैं। क्योंकि अंग्रेजों की सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थी, इसलिए उनका मानना यह था कि भारतीय तो पहले से ही गुलामी के आदी हैं, अतः अंग्रेज उन पे शासन कर रहा, अतः अंग्रेजों का उन पर शासन करना उचित है। इसी तरह भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे, तो उनके इहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेशाधिकारी माने ब्रिटिश शासक लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसलिए वो ये कहते हैं कि भारतीय तो अपने पारलौकिक जीवन में समस्याओं में डूबे रहते हैं और इहलौकिक जीवन पर कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए उनकी इहलौकिक समस्याओं के हल के लिए अंग्रेजों का उन पर शासन करना न्यायोचित है। फिर वो कहते हैं कि भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव रहा ही नहीं, भला वे वर्तमान में अपना शासन कैसे चला सकते हैं, क्योंकि उनको शासन चलाने का अनुभव है ही नहीं। ये सब निष्कर्ष इसलिए निकाले गए कि ताकि भारतवासी अपना शासन अपने आप करने में असमर्थ रहें और अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं उन पर जो शासन कर रहे हैं वो स्पष्टतया न्यायोचित है। इस तरह भारतीय इतिहास की व्याख्या पाश्चात्य विद्वानों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा की गई है।